चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे अभी तक। एक क्लास और बचा हुआ था, एक क्लास और इन पे लेना था, लेकिन वो बेसिक चीज़ है तो मैं सोच रहा हूँ, और साथ में उनके थ्योरम्स भी इस साल से आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको ऐसे करेंगे। अभी मैं आज फाइनल बताता हूँ आगे जो स्ट्रेटजी क्या रहेगा अपने कोर्स का। तो हम लोग जो यूनिट फर्स्ट अभी पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, तो वहाँ पे जितना भी पढ़े हैं वहीं तक काफ़ी है। मेरा जो मेन उद्देश्य रहता है स्टार्टिंग में वो ग्रुप पढ़ाना रहता है। सबसे पहले ग्रुप अगर ख़त्म हो जाए तो फिर आगे का सोचते हैं कि आगे क्या पढ़ाना है। और ग्रुप पढ़ने से पहले हम लोगों को फंक्शन पढ़ना पड़ता है। इसीलिए हम लोग पहले, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में फंक्शन, चैप्टर फर्स्ट में फंक्शन था, इसलिए हम लोग पहले फंक्शन पढ़ें। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ। हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे अब आज से। अभी जो भी यूनिट फर्स्ट में जो भी बचा है, चैप्टर फर्स्ट का कुछ पार्ट बचा हुआ है, चैप्टर 2 भी है, चैप्टर 3 भी है ना। हम लोग उन्हें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उन्हें। और ये जो यूनिट सेकेंड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में, जो मैथ्स में अगर आगे जाना चाहता है खासकर उनके लिए, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी तो है, लेकिन जो मैथ्स में आगे जाना चाहता है उनके लिए ग्रुप बहुत आईएमपी चैप्टर है। और इनको समझ गए तो आप आम विद्यार्थी नहीं हैं, है ना। एक स्पेशल आप लोगों में प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले एक बार मैं बता देता हूँ। अभी तक कि मैं किसी भी वीडियो में इनके बारे में बताया नहीं हूँ, ना आप लोगों को बताया कि कैसे हम लोग आगे जो भी है अपना कोर्स वो किस क्रम में पढ़ने वाले हैं। तो क्रम ऐसा रहेगा, मैं इनके बारे में अगर बात करूं तो पहले इन्हीं पे बात कर देते हैं, है ना। तो यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर हैं, यहाँ पे लिखते भी जाते हैं। यूनिट 2 में 6 चैप्टर्स हैं, 4, 5, 9 तक। यूनिट 3 में 3 चैप्टर हैं, ठीक है। फिर 4 में यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट 4, इसमें 4 चैप्टर हैं। सबके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ ओवरव्यू, क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप लोग उसके काबिल हो जानने के, ठीक है। शुरू में अगर बताता मैं तो शायद समझ नहीं आता, अभी बहुत कुछ पढ़ चुके हो तो पता रहेगा। यहाँ पे 3 चैप्टर हैं, ठीक। चलो, तो क्रम कैसा रहेगा मैं एक बार बता देता हूँ इनके बारे में। हम लोग होता क्या है, मैं जो बता रहा हूँ, मैं अपना जब मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं ग्रुप स्टार्ट करता हूँ। जो भी जहाँ भी रहे ग्रुप, जिस भी यूनिट में रहे, मैं ग्रुप पहले पढ़ाता हूँ। जब एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा पहले पढ़ाता हूँ तो, है ना, इसी को एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, मॉडर्न एलजेब्रा भी बोल सकते हो। तो एलजेब्रा जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो ग्रुप को पहले पढ़ाता हूँ। तो ग्रुप जो है वो यूनिट सेकेंड में है पूरा। अब सेकेंड से पूरा आगे चलेंगे हम लोग तो यूनिट 3 तक ग्रुप ही चलेगा, ग्रुप के ही आगे पीछे घूमते रहेंगे, ठीक है। तो मेरा जो मेन पहला उद्देश्य रहता है अगर एलजेब्रा पढ़ाता हूँ तो, कि सामने वाला जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें मैं ग्रुप के बारे में बताऊँ, क्योंकि ग्रुप को बच्चे अगर खुद से समझे तो जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझ पाते, ठीक है। तो इसलिए ये पहले उद्देश्य रहना चाहिए कि उन चीज़ों को पहले बताओ जिसमें बच्चों को थोड़ा कठिनाई हो रहा है। बाकी तो जैसे रहता है कि सिंपल चीज़ें हैं, किसी कारणवश अगर कहीं बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, तो मतलब जैसे मान लो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया और मैं कोर्स को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो जो सिंपल चैप्टर हैं उनको तो खुद से भी पढ़ सकते हो। मतलब एक स्थिति है, एक कारण है कि कहीं फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो, है ना, बात को समझ रहे हो।
तो पहले उन चैप्टर को पढ़ाओ ना जिसमें बच्चे को दिक्कत होता है, तो वो चैप्टर ग्रुप ही है। तो ग्रुप पढ़ने से पहले हम लोगों को फंक्शन के बारे में जानना जरूरी था, इसलिए मैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया हूँ। और ये चैप्टर फर्स्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट की जो चैप्टर फर्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ गए हैं, जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल है, और साथ में बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें मुझे भी लग रहा है कि जैसे इन्हीं में जो सेकेंड चैप्टर है, ये सेकेंड चैप्टर में सिलेबस के किसी भी वर्ड में इनके एक भी टॉपिक नहीं है जो सेकेंड चैप्टर है वो। तो मैं तो इतना है अभी से मैं सोच लिया हूँ कि सेकेंड चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊँगा इस साल। अगले साल देखेंगे कि अभी तो ये जो सेशन है इसमें चेंज हुआ है सिलेबस ना, तो मैं सोच लिया हूँ कि ये सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है कहीं पर भी, बस यहाँ पे डाल दिया है। और मुझे लगता है वो इसलिए यहाँ पे डाला है क्योंकि थर्ड जो चैप्टर है उन्हें पढ़ने के लिए सेकेंड चैप्टर का कुछ टॉपिक को जानना जरूरी है, भले वो सिलेबस में ना रहे, ठीक है। वैसे नाम के लिए अगर सिलेबस में देखें तो फंक्शन या मैपिंग भी कहीं पर नहीं था, लेकिन फंक्शन मैपिंग जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक ये आगे के चैप्टर्स को समझना नामुमकिन है, अगर फंक्शन को नहीं जानते अच्छे से। तो भले वो सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोगों को समझने के लिए वो इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए हम लोग उनको पढ़ें। बाकी जितना चीज़ है इस साल मैं ऐसे कर रहा हूँ, सिलेबस से ही पढ़ा रहा हूँ, जो सिलेबस में दिया है उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे आगे जाएंगे हम लोग तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इस बुक में है नहीं लेकिन सिलेबस में है, सिलेबस को पढ़ोगे तो वहाँ पे दिखेगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में लिखा है लेकिन यहाँ पे बुक में नहीं है, लेकिन उन्हें पढ़ेंगे हम लोग, है ना। वैसे ही बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बुक में है लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो वो अगर कहीं वो चीज़ अगर बुक में है लेकिन आगे हम लोगों को वो हेल्प करेगा तो वो उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, वरना छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो सेकेंड चैप्टर है उन्हें तो मैं छोड़ूंगा। फर्स्ट का थोड़ा सा बचा है, कम से कम 5 क्लास मान के चलो, और थर्ड जो है वो भी ज़्यादा कुछ है नहीं, वो कैलकुलेशन वाला है तो वो भी 5 क्लास मानो। तो 10 क्लास यूनिट फर्स्ट पे अभी और लगेगा आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। लेकिन जब तक ये यूनिट सेकेंड और थर्ड ख़त्म नहीं होगा उससे पहले तो ये मैं पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है। कुछ ज़रूरत अगर लगेगा, यहाँ का कुछ कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो वो मैं स्पेशल जिस क्लास में उनका यूज़ होगा उसी के पहले मैं बता दूंगा, अगर कुछ टॉपिक कुछ फार्मूला कहीं हम लोगों के लाइफ में यूज़ हो रहा है तो, ठीक है। तो अपना मेन उद्देश्य तो मैं जब सामने रखता हूँ तो यूनिट 2 और 3 को पहले पढ़ाता हूँ, है ना। तो हम लोग अभी आज से यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जो इनके 4th चैप्टर है यहाँ से, ठीक है। इनके बाद हम लोगों का क्रम कैसा रहेगा, तो पहले यूनिट 2 पढ़ेंगे, फिर यूनिट 3 पढ़ेंगे, यहाँ तक ख़त्म हुआ जो जितने भी दिन में। फिर आगे क्या रहेगा, यूनिट 4 के बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये मैट्रिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, पूरा 4 चैप्टर है और मुझे इसे ख़त्म करने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 8 से 10 दिन लगेंगे। और आगे चलते हैं, ये जो है ये जो 5th यूनिट ये फाइनल ईयर के टॉपिक से आया हुआ है। फाइनल ईयर का 2 यूनिट होता था, उन्हें 1 यूनिट बना दिया, एक वेक्टर स्पेस का और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया है, ठीक। और मैं पहले बोल चुका हूँ ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है फाइनल ईयर में, वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये फर्स्ट ईयर में भी आ गया, अभी भी मेरा फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पे यूनिट 2 और यूनिट 3 मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, बच्चों जब समझते हैं तब और ज़्यादा मज़ा आता है ना। वैसे यूनिट 5 है ना, लेकिन इन्हें समझना उतना आसान नहीं है, आप लोगों को प्रॉपर होमवर्क करना पड़ेगा, अपना नोट्स तैयार करना पड़ेगा, घर जाकर रिवीजन करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो यूनिट 2nd 3rd क्रम से पढ़ेंगे पूरा। फिर यूनिट 4 को मैं देखूंगा उस टाइम के हिसाब से कि क्या करना चाहिए, वरना तो मैं 5 ही पहले पढ़ाऊँगा। फिर उनके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिसमें यूनिट 4 का हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, तो बीच बीच में मैं ऐसा करूँगा उन स्पेशल टॉपिक्स को ही पढ़ाऊँगा अगर कहीं यहाँ पे बीच में ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। वरना तो मेरा प्लान तो ऐसे ही है कि 3rd ख़त्म होने के बाद 5th स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं पहले ही बोला हूँ कि टाइम के हिसाब से रहेगा, अगर मेरा मन किया कि 4 को पढ़ाओ तो 4 को पहले पढ़ाएंगे, फिर उनके बाद 5 को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि यूनिट फर्स्ट जो बचा हुआ है ना, इन्हें सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इतना बात समझ आया? तो ये अपना स्ट्रेटेजी रहेगा जो भी हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं उसका। बात समझ आया? चलो, तो यूनिट 2nd में आते हैं आज। तो यूनिट 2nd में जो पहला चैप्टर है
4th चैप्टर, उसमें जो इसका नाम है वो ग्रुप्स है, समूह। ठीक है, ग्रुप्स का जो भी ग्रुप हैं उनका डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले कुछ कुछ बातों को जान लेते हैं, कुछ कुछ शब्दों को उससे परिचित हो जाते हैं, ताकि जब ग्रुप का डेफिनेशन यूज़ बीच में जब ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो शब्द हम लोगों के सामने आएंगे, तो उन्हें जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ शब्द है, उन्हें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पिछले क्लास से रिलेटेड एक टॉपिक भी हम लोग यूज़ करेंगे, फंक्शन का। हर चीज़ फंक्शन से ही यहाँ पे आगे रिलेटेड रहेगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है पता है, याद है? बता तो दिया हूँ मैं, है ना, पता तो है, याद है कि नहीं? जैसा भी अपने शब्दों में, मुझे हूबहू नहीं चाहिए जैसा लिखा है वैसा, अपने शब्दों में, क्योंकि उन्हें जब तक महसूस नहीं किया कि क्या बोलना चाहता है वो, तब तक आगे की बात को कैसे समझोगे। तो फंक्शन क्या होता है? सर यदि दो अवयव है ए और बी, दो अवयव की दो सेट, हाँ, दो सेट है ए और बी, तो एक का प्रथम मतलब एक का अवयव। अच्छा, अब फंक्शन पहले बताओ, फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? वो कोई मतलब आदमी है कि क्या है? वो कोई संक्रिया है, कोई ऑपरेशन है? पहले उसके बारे में बताओ ना, फिर वो आगे के बारे में बताएंगे कि वो व्यक्ति का ये प्रॉपर्टी है ऐसे करके। तो फंक्शन क्या है पहले? फंक्शन बात समझ रहे हो ना? तुम प्रॉपर्टीज़ को पहले क्यों बता रहे हो, या वो रिस्ट्रिक्शन को क्यों पहले बता रहे हो? पहले तो ये बताओ कि आखिर में वो है क्या। तो फंक्शन जो है वो एक रूल होता है ना, निर्देश। ठीक है, नियम है एक, सबसे पहली बात। अब आगे रिस्ट्रिक्शन को देखो, तो ये जो है वो दो सेट के बीच रहेगा, ए और बी ले लेते हैं, जहाँ पे ए को डोमेन, बी को कोडोमेन बोलेंगे। यहाँ पे ऐसा रहता है, जो डोमेन है उसका प्रत्येक एलिमेंट, ठीक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट रहता है, बी के यूनिक एलिमेंट्स के साथ क्या होना चाहिए? एसोसिएट होना चाहिए। इतना बात समझ आए? तो वो जो एफ है, जो रूल है, असाइनमेंट है, वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। बस इतना समझना है तुम लोगों को। बात समझ आया क्या बात हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डोमेन है पहला सेट, ठीक, उसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वो कोडोमेन जो दूसरा है ना सेट, उसके यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए? एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन हो गया पहले का। हाँ, ठीक है, चलो। अब क्योंकि हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, द्विचर या द्विधारी संक्रिया। ठीक, ये क्या होता है? तो बाइनरी ऑपरेशन कुछ और नहीं, ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से फंक्शन रहेगा ये? तो अगर एक सेट लें एस और उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? दो सेट का, वो तो हिंदी में नाम हो गया कार्तीय। तो क्या होता है? अगर यहाँ पे पेयर्स का कलेक्शन करेंगे कुछ ए कॉमा बी टाइप से, है ना, इस प्रकार से कि जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से आएगा पहले वाले सेट से, और जो सेकेंड कंपोनेंट में है बी वो कैपिटल बी से आएगा। ऐसे सेट का कलेक्शन करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा ये, है ना, ये सेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? जो बाइनरी ऑपरेशन है वो फंक्शन ही होता है, और ये फंक्शन जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे? तो एक सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया हम लोग उसी सेट के साथ, ठीक, और एस, तो और साथ में एक हम लोग दूसरा कोई सेट ले लेते हैं टी। ठीक है, यहाँ पे सब जितने भी हैं, जैसे इन तीनों को आप मतलब तीनों मतलब एस क्रॉस एस, और यहाँ पर भी एस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सेट है ना, लेकिन हम लोग अभी दूसरा ले लेते हैं टी। ठीक, तो यहाँ पे एफ के बदले मैं जो बाइनरी ऑपरेशन है उन्हें कुछ इस प्रकार से लिखूँगा, ऐसा
जीरो बोल सकते हो, कंपोजिशन बोल सकते हो, ठीक है ना। अब जो बोलो आप लोगों का मन, यहाँ पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे इनको बोलेंगे, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो एस क्रॉस एस से टी पे जा रहा है, ठीक है। इतना बात समझ आए, जहाँ पे एस और टी क्या है, दो सेट है, ठीक। इनके बाद अब ये जो है वो फंक्शन है, इनका मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग डेफिनेशन के बारे में बोले हैं, तो बताओ अगर ये फंक्शन है तो क्या बात इन पे होगा। ये इनका डोमेन क्या है, एस क्रॉस एस और ये टी, ठीक है। तो इनके एलिमेंट कैसे दिखेंगे, एस के बाद सीधे एस से पहले लिखेंगे। इसके एलिमेंट एस के बाद लिखेंगे, एस के पहले लिखेंगे। मतलब तो एस के बाद होता है वो लिखेंगे पहले कि एस के पहले लिखेंगे। रुको, पहले इनके एलिमेंट्स पहले देखने पड़ेंगे ना कैसे दिखते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या मान सकते हैं, कुछ टी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके एलिमेंट को कैसे मानेंगे, तो जो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, मतलब एस का, तो वो कैसे रहेंगे, तो कुछ S1, S2 का कलेक्शन रहेगा कि नहीं, पेयर्स के रूप में, इस प्रकार से कि S1 जो है वो S से आ रहा है और S2 भी कहाँ से आ रहा है, S से आ रहा है, या दोनों को साथ साथ लिख सकते हो, S1, S2 बिलोंग्स टू S, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट रहेंगे वो कैसे रहेंगे, S1 और S2, ठीक है। तो जो ये बाइनरी ऑपरेशन है ना, ये फंक्शन होगा, और ये फंक्शन कैसा रहेगा, तो जो S क्रॉस S है, इनके प्रत्येक एलिमेंट का जो T है उनके यूनिक एलिमेंट के साथ संबंध होगा, एसोसिएट होगा। बात समझ आई है, ठीक है। अब इन्हें थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना, और उन पे बात करते हैं। पहले काम करते हैं, कौन सा एग्जांपल दूं मैं इन पे, कि जो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होगा उनके बारे में विचार करते हैं ना। तो तो बाइनरी ऑपरेशन से अगर मैं तुम लोगों को कुछ आम भाषा में बताऊं, तो बाइनरी ऑपरेशन जो यहाँ पे ओ से दर्शाए, कंपोजिशन भी बोल सकते हो, तो ये जो है इनके बदले ये प्लस भी हो सकता है, ऑपरेशन है ना संक्रिय, डॉट भी हो सकता है ना, माइनस भी हो सकता है, ठीक, यूनियन भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है, और बहुत कुछ चीज़ें, मतलब जो भी यहाँ पे ज़रूरत है उसके हिसाब से, है ना, जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग लेते जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे प्लस ही ले रहे हैं, इस प्रकार ये फंक्शन है, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं ये चेक करना है हम लोगों को। तो एक काम करते हैं, n क्रॉस n से इनको ले जा रहे हैं n पर ही, ठीक है। तो n से समझते हो क्या है, n नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके एंड सो ऑन आगे इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ बनाए, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं इन्हें, क्योंकि इन्हें समझना जरूरी है। तो n क्रॉस n इधर भी है, इनके कोई भी दो एलिमेंट को अगर लें, सिंपल सा, मैं आर्बिट्रेरी नहीं मैं सिंपल एक कोई भी एलिमेंट को ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2 और 3 रहेगा, जहाँ पे 2 जो है वो पहले n से आ रहा है और 3 जो है दूसरे n से आ रहा है। तो 2 और 3 बीच में क्या है, ये प्लस है, तो हम लोग प्लस करेंगे, ऐसा है ना, 5 आएगा और 5 इधर रहता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पे जाएगा। बात समझ रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तुम एलिमेंट्स लो n क्रॉस n का, ठीक है, और उन्हें उनके ये बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करें, ठीक है, जो भी ऑपरेशन है प्लस उन्हें यूज़ करें, फिर जो भी आएगा एलिमेंट्स वो इधर का ही एलिमेंट रहेगा। बात समझ आए। अगर इन्हीं के बदले मैं कहीं कुछ और लेके चले, जैसे ये n क्रॉस n को बदल कर, अगर नहीं ऐसा लेते हैं जिसमें इनके जो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसके साथ एसोसिएट नहीं होगा, हाँ, तो कुछ बड़ा सेट लेना पड़ेगा इधर, जैसे इरेशनल ले सकते हैं, रियल नंबर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रियल नंबर।
अब रियल नंबर में अब देखना यहाँ पे क्या रहेगा, रियल नंबर से समझते हैं ये है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग √2 और 3 ले लेते हैं, सिंपल सा 3 नॉर्मल, दोनों रियल नंबर है। ठीक है, तो √2 + 3 करेंगे तो √2 + 3 ही रहेगा, वो कोई नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा। √2 का वैल्यू डेसिमल में ले सकते हो, लेकिन उनको फिर 3 के साथ ऐड करोगे तो डेसिमल में ही आएगा ना वो। तो डेसिमल में आया तो क्या नेचुरल नंबर डेसिमल में रहता है? नहीं रहता। तो बात समझ रहे हो, ये एक ऐसा एलिमेंट मिल गया हम लोगों को जो है क्या है, डोमेन के साथ कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। ठीक, तो इनका मतलब क्या है, ये फंक्शन ही नहीं है फिर, है ना। फंक्शन नहीं है तो फिर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, है ना। तो सिंपल बात समझ आए, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन होता है जो 2 सेट दिए रहेंगे एस और टी, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एस क्रॉस एस से टी पर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा एक फंक्शन है। आगे चलते हैं, तो ये जो शब्द है इन्हें जानना जरूरी था, क्योंकि आगे हम लोग जब भी आगे चलेंगे तो ये बाइनरी ऑपरेशन है ना, द्विचर संक्रिया, ये बार बार हम लोगों के सामने आएगा। ठीक है, इनके बाद एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देखते हैं, बीजीय संरचना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, एक हम लोगों को नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा जी। ठीक है, हाँ, जो जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, वो खाली ना रहे, नॉन एम्प्टी। ठीक है, अरिक्त समुच्चय जी लेना है। ठीक है, तो वो जी जो है वो क्या रहेगा, एक बाइनरी ऑपरेशन या एक से अधिक। ठीक है, उसके साथ क्या रहेगा, वो सुसज्जित रहेगा। सुसज्जित मतलब कुछ इस प्रकार से लिख सकते, जैसे हम लोग G+ लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है ना, G डॉट ऐसे करके लिख सकते हैं, G यूनियन भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोले हैं कि एक या एक से अधिक, तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कुछ G+ डॉट ऐसे कुछ। ठीक है, और जितने भी संक्रियाएं हैं उन्हें यहाँ पे लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो है हम लोगों का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो एक हम लोग क्या करते हैं, नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं जी, फिर वो जी जो है वो एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या रहता है, सुसज्जित रहता है, कुछ इस प्रकार से लिखा जा रहता है। आगे समझते हैं इनको। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। जैसे इन्हें बोलेंगे तो अगर, अच्छा चलो चलो, तो ये बात समझ आए, इतना याद रखना अभी के लिए कि इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है, इतना बात समझ आए। चलो, अब अभी भी ग्रुप में नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा सा और कुछ जानते हैं, है ना, कुछ छोटे छोटे शब्दों को जानने की कोशिश करते हैं, फिर एक साथ ग्रुप क्या होता है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी ये एक प्रकार से आप लोगों का सस्पेंस मूवी टाइप चल रहा है ना, कि क्या खास बात है ग्रुप में कि इतना मतलब चलो इतने अभी तक ग्रुप टॉपिक तो चलो स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक ग्रुप का नाम नहीं आया। चलो अब थोड़ा नीचे क्लास चलते हैं, कुछ 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं, 9वीं, 10वीं। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग शायद नाम से तो नहीं जानते होंगे, लेकिन वहाँ पे भी होता था। ठीक, तो एक प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, हिंदी में संवरक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में संवरक। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? हाँ, तो ध्यान देना, क्लोजर मतलब ऐसा होता है, अगर 2 एलिमेंट्स लें हम लोग किसी सेट से, एस से, कोई सेट एस है, वहाँ से 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं।
अगर कोई भी हम लोगों को संक्रिया दिया है, कोई भी ऑपरेशन दिया है और उन्हें हम लोग इन दोनों पे यूज़ करेंगे, जो भी दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच उसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, अभी हम लोग देखेंगे। स्टार जो है वो अभी बाइनरी ऑपरेशन ऐसा समझो, उनके बदले हम लोग प्लस, डॉट, माइनस, प्लस जो भी है ना, उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। बी फिर वो एस में चला जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, प्लस लेते हैं, ठीक है। एन जो है एस के बदले हम लोग नेचुरल नंबर लेते हैं, और जो स्टार है इसके बदले क्या करते हैं, प्लस लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर दो नेचुरल नंबर लें, कोई भी दो नेचुरल नंबर, तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो फिर से नेचुरल नंबर ही मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। बात समझ रहे हो? तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, ऐसा बोलेंगे। बात समझ आए? ठीक। यहाँ पे एक ऐसा भी ले लेते हैं जो क्लोज्ड नहीं है ऐसा सेट, तो नेचुरल नंबर पे ही देख सकते हैं। बस यहाँ पे एक काम करेंगे, एस को तो नेचुरल नंबर ले रहे हैं, लेकिन जो स्टार है इन्हें मैं ले लेता हूँ माइनस, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्लोज्ड होगा, तो ये क्लोज्ड नहीं होगा। कारण क्या है, अगर हम लोग ए को 5 ले लेते हैं, नहीं 2 ले लेते हैं, बी को 5 लेते हैं, ठीक, दोनों जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, ठीक है। अब ए माइनस बी करते हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस 5 मतलब -3, और -3 क्या नेचुरल नंबर में है? नहीं है। इसका मतलब ये है जो माइनस जो ऑपरेशन लिए हैं हम लोग, उसके रिस्पेक्ट में जो नेचुरल नंबर है वो क्लोज्ड नहीं है, जो सेट नेचुरल नंबर है वो क्लोज्ड नहीं है। बात समझ आए? ठीक है, आगे चलते हैं। इनके बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है पहले भी बात कर चुके हैं, जस्ट पिछले क्लास में जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, कंपोजिशन टॉपिक, तो वहाँ पे हम लोग ये दिखाए थे कि कंपोजिशन जो मैपिंग है वो कंपोजिशन के सापेक्ष क्या रहता है, एसोसिएटिव रहता है। जो मैपिंग्स है, फंक्शन है, वो कंपोजिशन ऑपरेशन लगाए तो वो एसोसिएटिव लॉ को पालन करता है, उसको होल्ड करता है, ठीक। तो वहाँ पे देखे थे कि एसोसिएटिव क्या होता है। तो एसोसिएटिव क्या होगा, तो क्लोज्ड दिखाने के लिए, क्लोजर दिखाने के लिए हम लोगों को 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ता है, एसोसिएटिव के लिए 3 जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे ए बी सी अगर 3 एलिमेंट एस से लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन स्टार लेके चल रहे हैं हम लोग, तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाए। 1 मिनट पहले लिख लेता हूँ मैं इन्हें। तो पहले बी स्टार सी ऑपरेट करो, फिर जो भी आंसर आया उन्हें ए के साथ ऑपरेट करो, या फिर पहले ए और बी के साथ ऑपरेट करो, फिर उनके बाद जो भी आंसर आया उसे सी के साथ वो ऑपरेशन ऑपरेट करो। तो दोनों अगर बराबर हो जाए तो ये एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को ही देख लो। नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर का सेट लें, तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है कि नहीं? करेगा ना, है ना, ठीक है, ये करेगा। चलो माइनस लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। क्लोज्ड नहीं है तो उसमें भी प्रॉब्लम करेगा, है ना, ठीक है। चलो अब कुछ ये 2 हो गए, है ना। एक और, वैसे 3 और बोल सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक नाम है, उन्हें पहले जानने की कोशिश करते हैं। एक रहता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, किसी एलिमेंट का, है ना, या फिर ये पहले नहीं पढ़े हो आप लोग शायद, या पढ़े भी हो तो उन्हें अच्छे से यूज़ नहीं किए हो, पहले भी पढ़े हो ये, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर उनके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या रहता है, सिंपल सा बात ये रहता है, जैसे हम लोग नेचुरल नंबर अभी नहीं ले रहे हैं, कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं।
इंटीजर का सेट ले लेते हैं, ठीक है, और एस जो सेट लिया है वो इंटीजर का सेट है, ऑपरेशन जो है वो प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं जेड से ए, ठीक है। अब इस ए में क्या ऐड करें, क्या ऐड करें यहाँ पे कि वो फिर से ए मिल जाए, बात समझ रहे हो। और जो एलिमेंट्स यहाँ पे लोगे वो जेड से ही लेना है, कहीं बाहर से नहीं लेना है। जीरो होगा, है ना, जीरो इंटीजर में आता है और जीरो को हम लोग ए के साथ ऐड करेंगे तो ए ही आएगा। तो जो यहाँ पे जो जीरो है ना, वो जेड के एवरी एलिमेंट के लिए क्या है, वो आइडेंटिटी का काम कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढने का क्या तरीका है कि कोई भी एलिमेंट लें हम लोग, जो भी दिए गए सेट में से, उसमें जो भी ऑपरेशन है उन्हें अप्लाई करें तो जो एलिमेंट्स लिए हो वही एलिमेंट्स वापस आना चाहिए। तो वो जो है वो क्या, जो भी एलिमेंट तुम्हें ऐसा एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, जीरो नहीं, आइडेंटिटी हो जाएगा वो एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक बात और है, पूरा ग्रुप के लिए एक ही आइडेंटिटी होता है। अभी हम लोग आगे थ्योरम भी होता है, इन्हें प्रूव करेंगे। तो ये बात समझ लेना कि ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए होल्ड हो रहा है और बाकी किसी भी एलिमेंट के लिए होल्ड नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बात चल रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए बात चल रहा है, सभी के सभी जेड के एलिमेंट्स के लिए वो होल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो सभी के सभी एलिमेंट्स के लिए होल्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी जेड से एलिमेंट लें और उनको जीरो ऐड करें तो वो हमें फिर से जो एलिमेंट ए लिए हैं वही मिलेगा, है ना। एग्जांपल में नॉर्मल भी देख सकते हैं, 2 + 0 = 2 आ रहा है। ऐसा कोई भी नंबर्स ले लो इंटीजर में से तो वो हमें 2 ही, मतलब जो एलिमेंट्स ले रहे हो, है ना, जीरो में ऐड करोगे तो वही एलिमेंट आएगा। समझ आया। तो यहाँ पे जीरो जो है वो जेड के लिए आइडेंटिटी हो जाएगा, प्लस ऑपरेशन अगर यूज़ करें तो, ठीक है। ऑपरेशन चेंज करेंगे, सेट चेंज करेंगे तो आइडेंटिटी भी बदलते जाता है। बात समझ आई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को, तो मैं पहले भी बता देता हूँ, आगे हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे। वैसे इनवर्स जो है वो किसी एक एलिमेंट के लिए एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हर अलग अलग एलिमेंट्स के लिए समझ लो कि अलग अलग इनवर्स हो सकते हैं। बात समझ आए, इतना बात समझ आए। वो किसी भी एलिमेंट्स के लिए देखोगे तो वो यूनिक रहेगा, ठीक है। चलो इन्हीं यही सेम लेते हैं, एस जो है वो इंटीजर का सेट लेते हैं और जो ऑपरेशन है उसे प्लस ही लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे समझना इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स में ऐसा रहता है, अगर कोई एलिमेंट लें ए जेड से, यहाँ पे जो ऑपरेशन है उन्हें यूज़ करें, ठीक है। तो इनमें क्या प्लस करें कि वो हम लोगों को आइडेंटिटी दे। आइडेंटिटी मतलब जीरो, अभी देख चुके हैं हम लोग, क्योंकि जेड के लिए जो है वो आइडेंटिटी का काम कौन करता है, जीरो। तो ए में क्या प्लस करें, क्या जोड़ें कि वो फिर से हम लोगों को जीरो दे दे, माइनस ए, ठीक है। और माइनस ए जो है वो जेड में रहता है, कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग बाहर से एलिमेंट्स नहीं लाएंगे, हम लोग ये देखेंगे जो सेट में बात कर रहे हैं वहीं पे रहना चाहिए। तो माइनस ए जो है वो ए के लिए क्या कहलाएगा, इनवर्स का काम करेगा। यहाँ पे एग्जांपल लें तो जैसे 2 लें तो 2 में क्या ऐड करें कि वो हम लोगों को जीरो दे, आइडेंटिटी दे, ठीक है। तो वो हो जाएगा -2। फिर ऐसे कुछ लिख सकते हैं, है, ठीक है। चलो इतना बात समझ आए, है ना। ये 2 चीज़ें नया था। एसोसिएटिव में क्या था, एसोसिएटिव में ये रहता है, अगर 3 एलिमेंट्स लें हम लोग, पहले 2 में अप्लाई करो फिर तीसरे में, या फिर लास्ट के 2 में अप्लाई करो फिर पहले में, तो आपस में बराबर होना चाहिए। एग्जांपल हम लोग नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं और प्लस ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है, तो 3 एलिमेंट लेते हैं। कुछ ऐसा मैं अपने मन से चुन रहा हूँ, कुछ इस टाइप का, 2 + 3 + 5, सिर्फ फील करो, है ना। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं नेचुरल नंबर के लिए। तो पहले 3 5 को ऐड करो, फिर 2 को, या फिर 2 और 3 को ऐड करो, फिर 5 को, आंसर सेम आएगा। तो है ना,
तो दोनों अगर सेम आंसर दिया प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ n, इसके लिए होल्ड होना चाहिए, तो सभी के लिए होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये जो नेचुरल नंबर है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। ये बहुत पहले का है, ठीक है। चलो इनके बाद एक और है, वो है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, ठीक। तो क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय, क्रम को बदल दें तो दोनों बराबर हो जाए, है ना। मतलब अगर दो कोई सेट लें, अभी हम इन्हें अलग अलग इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। आगे जाएंगे तो दोनों को मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर ए बी कोई दो एलिमेंट्स लें सेट ए से, तो ए स्टार ऑपरेशन ले रहे हैं तो ए स्टार बी करें या फिर बी स्टार, अरे ए, उन्हीं को क्रम विनिमय, उसको बदल दो, ठीक है। तो अगर दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये जो है एस सेट वो क्रम विनिमय नियम को उसका पालन करता है, ठीक है। जो कम्यूटेटिव लॉ है उनको होल्ड करता है। इतना बात समझ आए, ठीक। एग्जाम्पल के लिए नेचुरल नंबर ही ले सकते हो, एस को नेचुरल नंबर ले लेते हैं, स्टार को एक काम करते हैं, जो इनटू है गुणा, उन्हें हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर दो एलिमेंट्स लो ए और बी, ए बी कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग 2 ही ले लेते हैं ए को, और बी को 3 ले लेते हैं, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर के लिए पूरे सभी एलिमेंट्स के लिए ये होल्ड करेगा। बात समझ आए? तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्या करता है, क्रम ऑर्डर, हाँ हाँ, तो वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से 2 जो है वो शायद ही आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, वो कहीं ना कहीं तो आया ही होगा। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो तुम लोगों को खुद याद आने लगेगा। वो यूज़ तो होता था लेकिन पता नहीं होता था कि ये आइडेंटिटी है, इनवर्स है, या इन्हें इतना हम लोगों को महत्व देना चाहिए, ऐसे टाइप, है ना। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, उन्हें महत्व देना पड़ेगा। तो बात समझ आया, क्या 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 हम लोग पढ़े हैं। तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि 2 एलिमेंट्स लें, जो भी ऑपरेशन है उन्हें यूज़ करें तो वो जिस सेट से ले रहे हो 2 एलिमेंट्स, उसी सेट के वो एलिमेंट्स होने चाहिए ऑपरेशन यूज़ करने के बाद। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है, कोई भी 2 एलिमेंट्स सामने में अप्लाई करो फिर थर्ड में, या लास्ट के 2 एलिमेंट्स में अप्लाई करो फिर फर्स्ट में, तो दोनों सेम होने चाहिए। फिर उनके बाद थर्ड में देखे थे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो कोई भी एलिमेंट्स लें, कोई भी एलिमेंट जो भी दिए गए सेट में से, और जो भी ऑपरेशन दिया गया है उन्हें अप्लाई करें, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, एक एलिमेंट्स लेते हैं, तो इसमें क्या एलिमेंट्स को अप्लाई ऑपरेट करें यहाँ पे, दोनों जो भी ऑपरेशन दिया है उनके बीच, कि वो हमें फिर से ए दे दे। तो ये जो है वो, अगर ऐसा ई तुम्हें मिल गया, ऐसा ई एक एलिमेंट मिल गया, तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। फिर अगला पढ़े कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, जो भी सेट दिए गए हैं उनके एलिमेंट्स ए के लिए हम लोगों को ए इन्वर्स, इस ए का इन्वर्स ढूंढना पड़ता है इस प्रकार से कि दोनों को ऑपरेट करें तो हमें उसी सेट का आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है। बात समझ आए, आगे चलते हैं। इनके बाद क्या रहता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें क्या रहता है, कोई भी 2 एलिमेंट्स लें, तो जो भी ऑपरेशन है या ए स्टार बी करें या फिर बी स्टार ए करें, तो दोनों सेम होने चाहिए। इतना बात समझ आए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं ग्रुप पे। अभी तक तो सब चल रहा है, पुरानी चीज़ों को ही बात कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से ग्रुप स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप में क्या रहता है, ग्रुप जो है वो बाइनरी बोल दो, एक बाइनरी ऑपरेशन लेना पड़ेगा, एक नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे इन्हें हम लोग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के रूप में लें। चलो तो इन्हें अब समझते हैं क्या होता है, ठीक है। ध्यान देना इधर से, यहाँ से आप लोगों का मेन क्लास जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है। तो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, जी स्टार। ठीक, जहाँ पे अगर बात करें जी के बारे में, तो जी क्या है, तो वो है नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, वो खाली नहीं रहना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहने चाहिए। स्टार जो है वो क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इनके बाद ये जो स्ट्रक्चर है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, वो जो है वो ग्रुप कहलाता है यदि वह जो भी निम्न लोग अभी देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ उन्हें होल्ड करें। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो वो पहला है जिन्हें हम लोग G1 नाम दे सकते हैं, G1। तो ये पहला प्रॉपर्टी है कि जो G है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में जाने तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, तो दो एलिमेंट्स अगर हम लोग G से ले, यहाँ से ये G1 नाम रखे ना, वो सिंबल है सिर्फ बताने के लिए। ठीक, यहाँ पे ऐसा मत बोल देना G1 दूसरा सेट आ गया, नहीं नहीं, वो नाम है, वो स्टेप का नाम है। ठीक है, तो A B G से दो एलिमेंट्स लें तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, जो भी ऑपरेशन स्टार्ट दिया है उन्हें यूज़ करें दोनों के बीच, तो वो फिर से G में चले जाना चाहिए। तो ये जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है G में, इतना बात समझ है। दूसरा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा वो क्या है, वो है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए तीन एलिमेंट्स का जरूरत पड़ता है हमें G से, इस प्रकार से कि A स्टार B स्टार C, तो इन्हें हम लोग क्या करें, पहले दो में अप्लाई कर सकते हैं, फिर तीसरे के साथ, फिर उनके बाद लास्ट के दो में अप्लाई करो, फिर पहले के साथ। तो ये अगर पालन करें, दोनों अगर आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जी जो है वो जो एसोसिएटिव लॉ है उसे होल्ड करेगा, तो दूसरे को भी होल्ड करना चाहिए। तीसरा है G3 है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट विद्यमान होना चाहिए G पर, E टाइप के एलिमेंट G पर हमें ढूंढना है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, इस प्रकार से विद्यमान होना चाहिए कि सच दैट A स्टार E इक्वल टू A। बात समझ आए? ठीक, आगे चलते हैं G4 में। अभी एग्जांपल देखेंगे सब में, पहले तो समझ जाते हैं, सभी को एक साथ लिख लेते हैं क्या चल रहा है। G4 में क्या रहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स में क्या करना पड़ेगा, G के एलिमेंट्स A के लिए है ना, हम लोगों को A इनवर्स ढूंढना पड़ेगा कि A इनवर्स जो है वो G में एग्जिस्ट है कि नहीं, इस प्रकार से सच दैट कि A स्टार A इनवर्स इक्वल टू E जो आइडेंटिटी है। यहाँ पे एक बात और याद रखना, यहाँ पे साथ में देखो यहाँ पे E स्टार A भी A के बराबर होना चाहिए, यहाँ पर भी A इनवर्स स्टार A E के बराबर होना चाहिए। हम लोग बात समझ रहे हो ना, ठीक है ना। तो ये भी साथ में होल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि A स्टार E करे तो A के बराबर आ जाए, ये भी आना चाहिए जो हम लोगों के लेफ्ट इनवर्स ऐसे लेफ्ट आइडेंटिटी बोल सकते हो। ठीक है, राइट आइडेंटिटी लेफ्ट आइडेंटिटी ऐसे टाइप। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो इन्हें भी होल्ड होना चाहिए, दोनों को साथ साथ देखना है, ऐसा नहीं है एक को देखो और दूसरे को नहीं देख रहे हो। ठीक, ये भूल गया था मैं बताने। ठीक, चलो, तो ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड करे ना ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो जो G है वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। पांचवें पे आएंगे, बात समझ आए? ठीक है, तो इतना बात समझ आया। तो ये जो है वो अगर G जो है इन स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड करे तो ये G जो है वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। इतना बात समझ जाए। वो जो सेट है या जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है G स्टार, ये क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, इतना बात समझ आए। अब एक आया पांचवा आया, तो पांचवा के बारे में जानते हैं, G5 के बारे में। ठीक, G5, तो ये चार हो गया ग्रुप। अब पांचवे को अगर होल्ड किया, पांचवा कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय को। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स का जरूरत पड़ेगा G में, और हमें अगर यह दिख रहा है कि
ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल है ना, तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। तो अगर ये होल्ड कर दिया तो ये ग्रुप जो है वो सिर्फ ग्रुप नहीं, आबेली ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आया? अगर ये पांचवें प्रॉपर्टी को भी होल्ड किया तो ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। बाइनरी नहीं होगा। तो एक क्या बाइनरी है, वो पांचवा अबेलियन है बस। 4 तक होल्ड किया तो ग्रुप है, तो अगर 5वां भी होल्ड कर दिया तो सिर्फ ग्रुप नहीं, वो अबेलियन ग्रुप है। ग्रुप तो है ही, साथ में अबेलियन ग्रुप है। इतना बात समझ आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कुछ बातों को ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नाम हैं, उनको ध्यान दो। ठीक है, तो अगर G1 बस होल्ड हो किसी ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, G1 बस होल्ड हो, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी बस होल्ड हो, तो उसे बोलते हैं ग्रुपॉइड। हाँ, ठीक है, हिंदी में उसका नाम बोलेंगे हाँ, खाली जगह बचा हुआ ग्रुपॉइड। हिंदी में क्या, समूहाब ऐसे करके लिखा है। ठीक है ना, समूहाब ऐसे। ठीक है, तो हाँ चलो, फिर उनके बाद आगे चलते हैं। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है G1 और G2 को, अगर G1 और G2 को होल्ड कर रहा है, G1 क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो उसे बोलेंगे सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, ठीक है, हिंदी में इनका नाम तो नहीं है, वो सामी समूह लिखा है। ठीक है ना, तो हम लोग सेमी ग्रुप ही बोलेंगे, सेमी ग्रुप, ग्रुपॉइड बोलेंगे पहले वाले को। इतना बात समझ आए? अगर ये 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करे, G1, G2, G3 को, ठीक, और चौथा और पांचवा होल्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनाइड बोलेंगे। ठीक है, हाँ, मोनोइड। हाँ, या चलो अभी इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, अभी एग्जांपल देखेंगे सबका। ठीक है, ग्रुपॉइड, फिर सेमी ग्रुप और मोनोइड, और 4 को होल्ड करे तो ग्रुप, और 5 को होल्ड करे तो अबेलियन ग्रुप। बात समझाए? और ये क्रम से ही है, कोई आगे पीछे इनका नाम नहीं है। ठीक है, वैसे भी जैसे 4th है, जब तक 3rd नहीं होगा तब तक 4th को कैसे निकालोगे? आइडेंटिटी नहीं मिलेगा तब तक कैसे देख सकते हो 4th को? ठीक है, तो क्रम से ही है इनका नाम। ठीक, इतना बात समझ आया? तीसरे वाले को मोनोइड बोलेंगे। तीसरे वाले को मोनोइड। हाँ, तीसरे वाले को मोनोइड। ठीक है, पहले क्या बोलते हैं? ग्रुपॉइड। हाँ, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड, ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। इतना बात समझ आया? चलो, अब छोटे छोटे 2 डेफिनेशंस हैं, उनको समझ जाते हैं। एक फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, दूसरा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को पहले देख लेते हैं, छोटा सा बात है। तो कोई भी अगर कहीं नॉन एम्प्टी सेट है, वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के सापेक्ष अगर कहीं ग्रुप बना दिया, ठीक है, तो ग्रुप बनाने के बाद उस जी में अगर देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर है, कितने अवयव को वो रख रहा है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही क्या कहलाएंगे? उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाएंगे। ठीक है, उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, और जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है ना, ठीक है, वो क्या रहता है? इस जी सेट में, जी तो सेट है, तो इस सेट में कितना इसका कार्डिनलिटी है। कार्डिनलिटी देख चुके हैं पहले, क्या है? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन्हें देखोगे कितना है, तो वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। अगर ग्रुप में, अगर ये सेट है, इस सेट में अगर 5 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 5 हो जाएगा। अगर इसमें 10 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ आए? और इन पे और आएंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप में। पहले एक काम करते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप भी देख लेते हैं ना। फाइनाइट ग्रुप क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या है? तो फाइनाइट ग्रुप क्या हो सकता है? फाइनाइट ग्रुप, अगर कोई ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट्स का जो संख्या है वो अगर फाइनाइट हो तो फाइनाइट ग्रुप रहेगा। ठीक है, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, इतना बात समझ आए? तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है, अगर कहीं मान लो इनफाइनाइट हो गया तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे? तो ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। जैसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, है ना, तो हम लोग उस ग्रुप को क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर।
ठीक है। और फाइनाइट ग्रुप के लिए क्या रहेगा, सिंपल सा, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन्हें काउंट करोगे वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। इतना बात समझ आए? ठीक है, चलो ये डेफिनेशंस हैं। आज का क्लास मुझे पता है उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है आज का क्लास। हाँ, जब इनका यूज़ करोगे है ना तब मज़ा आएगा इसमें। इतना बात समझ आए? ठीक है, चलो तो और एग्जांपल देखना है कि इतने में थक गए? बताओ। आप बताओ। हम तो और पढ़ेंगे, फिर एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन मुझे लगभग 20 मिनट और लगेगा फिर। ठीक है फिर, है ना, आगे कल पढ़ते हैं, ठीक है।